हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एमपीएस यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस उसके 001 यानी फर्स्ट ईयर के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इग्नू के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो किसी और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे वो ओपन से पढ़ते हैं, चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। तो भाई अगर उन लोगों को लैलिन के बारे में पढ़ना है और लैलिन के विषय में भी स्पेशली अगर हम बात करें सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में दल यानी सर्वहारा के अग्रणी के रूप में दल, ये एक टॉपिक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में ये रिपीटेड है, जो क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आज हम कंप्लीट डिटेल वाइज इसके बारे में स्टूडेंट्स आज की जो ये वीडियो है ये यूनिट नंबर 18 की, जिसमें मार्क्सवाद के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें मार्क्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल वाइज, लैलिन के बारे में चल रहा है और इसके बाद हम माओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लैलिन के जो जीवन परिचय की बात करें तो इसके बारे में हम डीप से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इनके एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है सर्वहारा के अग्रणी रूप में दल, यानी राजनीतिक दल किस प्रकार से सर्वहारा वर्ग के लिए एक अग्रणीय भूमिका निभाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 1-2 साल में आप लोगों को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जरूर टकराएगा और ये अब की बार भी आप लोगों के लिए एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 से 5 साल के क्वेश्चन ही आप लोगों के रिपीट होते हैं, या तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में आए या फिर ये इवनिंग शिफ्ट में आए, किसी भी शिफ्ट में आपके जरूर पूछा जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि भाई आप लोगों के लिए मार्क्सवाद क्या है, क्योंकि जिन बच्चों को ये भी नहीं पता अब तक मार्क्सवाद क्या है तो भाई उन लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। और आप लोगों को मैं ये पहले ही सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि एक ही यूनिट के अंदर कार्ल मार्क्स, इसके बाद में लैलिन और फिर माओ है। इसके बाद में अगली यूनिट जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को वही समझाई। उसके अंदर आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल, ग्रामसी और इसके बाद में लुकास, इन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आप लोगों के लिए वो बना दिए हैं, वीडियोज़ बना दिए, कंप्लीट वीडियोज़ है विथ नोट्स के साथ में या फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। वीडियो की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप लोगों को मार्क्सवादी सिद्धांत को समझना है। तो भाई कार्ल मार्क्स को मार्क्सवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है और कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वो बेसिकली 3 बातों पे थे और आगे जो मार्क्सवादी जितने भी सिद्धांत शास्त्री रहते हैं वो भी अपने विचारों को इन्हीं से ही जोड़ के रखते हैं। जैसे सबसे पहली बात वर्ग संघर्ष, मार्क्सवादी विचार के अंदर हम देखते हैं कि भाई हमेशा 2 वर्ग 2 क्लास बनाए जाते हैं, एक अमीर क्लास जिसे हम बुजुर्गा वर्ग बोलते हैं और दूसरा वो क्लास जिसे सर्वहारा या गरीब क्लास बोलते हैं। उन दोनों में हमेशा संघर्ष होता है। इस संघर्ष को बहुत अच्छी तरीके से कार्ल मार्क्स जी ने अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसके अंदर बताया, उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वो भी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैलिन की। तो भाई लैलिन ने क्या किया था, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। कार्ल मार्क्स ने ना केवल वर्ग संघर्ष पे बात करी थी बल्कि पूंजीवादी सिद्धांत के ऊपर भी बात करी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एक हमेशा बुजुर्गा वर्ग होता है, ताकतवर वर्ग होता है, और दूसरा जो है सर्वहारा वर्ग होता है उसका हमेशा शोषण होता है, वो मजदूर होता है, वो किसान होता है। और पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के थ्रू ही ये पूरा का पूरा शोषण होता है। इसके साथ साथ सभी मजदूरों की इकट्ठा होने की कार्ल मार्क्स ने भी बात करी है और लैलिन ने भी बात करी है। परंतु कार्ल मार्क्स के विचार अगर हम देखें 20वीं शताब्दी में पूरा ना होने का एक रीज़न था कि वहाँ पर संपूर्ण मजदूरों की क्रांति, जैसा कि कार्ल मार्क्स के विचारों में था कि भाई भविष्य में मजदूर सारे मिलकर क्या करेंगे, एक क्रांति करेंगे और जो भी मजदूरों का शोषण होता है उस शोषण से मजदूरों को मुक्ति मिल जाएगी। परंतु आगे चल के हम देखते हैं क्रांति नहीं हो पाती। तो लैलिन जी ने क्या किया था, आगे सर्वहारा वर्ग के अग्रणीय रूप में क्रांति ना होने का क्या कारण था, पहली चीज़ तो ये बताई इन्होंने। दूसरी चीज़ इन्होंने और भी चीज़ें बताने का प्रयास किया कि क्रांति किस तरीके से की जा सकती है, तो कंप्लीट वे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ के मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मैं गारंटी देता हूँ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको अपने ना तो खुद के
के नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आप लोगों को रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर देना। सबसे पहली बात तो मार्क्सवादी सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को यानी मार्क्सवादी जो विचार है इसको लेनिन ने क्या किया और ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इस विचार को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। इसीलिए आपने देखा कि भाई जब हम चैप्टर का नाम आपके सामने यूनिट नंबर 18 पढ़ रहे थे तो उस समय मार्क्स के बाद में लेनिन का नाम ही आता है। लेनिन ने क्या किया था, एक रचना करी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन एशिया। इस बुक के अंदर उन्होंने रूस के अंदर जो शासक होते हैं उन्हें जार शासक बोलते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने लेनिन के विचारों को और आसानी से समझना है तो आप उसका जीवन परिचय जरूर देखिए, इसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि जारशाही जो है वो इसके बारे में बताया गया कि भाई जो जारशाही है वो कहाँ पर थी, रूस में थी। और इसी बुक के अंदर मार्क्सवाद की जो ये बुक है, लेनिन की बुक जो है, इसके अंदर इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि भाई जो जार रूस के शासक हैं वो किस तरीके से मजदूरों का या अन्य वर्ग के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनका शोषण करते हैं और जो जार शासक हैं उनके शासन किस प्रकार से खराब शासन व्यवस्था है, निरंकुश शासन व्यवस्था है, वो एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में इन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि भाई रूस के जो मजदूर हैं उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है इस बुक के अंदर, परंतु उन्हें इस बात से बड़ा ही दुख होता है कि यहाँ पर वे अपने वर्ग के प्रति जो शोषण होता है उनका, उनके वर्ग के साथ, मजदूर क्लास के साथ, बहुत सारे मजदूर तो यहाँ पर हैं परंतु मजदूरों के साथ जो शोषण होता है वो बिल्कुल भी याद नहीं रहता और मजदूर हमेशा शोषित होता ही रहता है। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स जी ने 20वीं शताब्दी में बात कही थी आगे चलकर कि भाई आगे चल के जो मजदूर वर्ग होगा वो एकजुट होगा, पूंजीवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, क्रांति करेगा और मजदूरों का शासन आ जाएगा। परंतु ऐसा हो नहीं पाता, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका रीज़न इन्होंने बताया क्योंकि जो लेनिन जी थे इन्होंने बताया कि भाई मजदूर जो है उनमें क्या है, उनमें एकता की कमी थी, उनमें आत्मबोध। लेनिन जी ने यह भी बताने का प्रयास किया कि भाई जो भी मजदूर वर्ग है, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो मजदूर क्लास के अंदर आता है और वो अपने दुखों के जो भी उसका शोषण हो रहा है उसका क्रांतिकारी दिशा में उसे मोड़ना बहुत ही आवश्यक है। मजदूर जो है वो सचेत नहीं है, मजदूर क्या है उसमें चेतना की कमी है। ध्यान से समझना है कि मजदूर के अंदर क्या है, चेतना की कमी है और ऐसा तभी हो पाएगा, मजदूर जो है वो संगठित तभी हो पाएगा जब उसमें सचेतना आएगी, यानी उसके अंदर चेतना की कमी है। जब वो अपने शोषण के प्रति जागरूक होगा तभी उसके अंदर ये गुण आएगा कि वो अपने लिए आवाज़ें उठा सके। आज जो भी मजदूर है अगर उन्हें किसी चीज़ में भी कोई भी कमी लगती है तो हर एक मजदूर औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, कुछ मजदूर यानी ट्रेड यूनियन होते हैं और वो ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, उनकी मांगों को उठाकर बस उनकी मांग तक ही सीमित रह जाते हैं। और जो बुजुर्गा वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनकी मांगों को पूर्ति करवा तो देते हैं परंतु उनकी जो आंदोलन होती है उस आंदोलन को पूरा होने नहीं देते। तो इन्होंने यही बात कही है कि भाई मजदूरों की जो चेतना है, पहली बात तो ना केवल एक ट्रेड मिल तक ही सीमित रहे, उसे राष्ट्रीय स्तर पर आपको लाना होगा। जो सचेतना की कमी है वो प्रत्येक मजदूरों के मन में आनी चाहिए और ये मजदूर सचेत तभी होंगे जब पूरी तरीके से ये क्या होंगे, संगठित होंगे और इनके अंदर राजनीतिक जो चेतना है वो क्या होगी, आ जाएगी। और ऐसा करने के बाद ही जो मजदूर है, मजदूर वर्ग है, वो क्रांति कर पाएगा और अपने हक के लिए और लोगों के सामने आवाज़ें उठा पाएगा। ये सफल क्रांति लोगों के बीच में तभी होगी जब एक सचेत वर्ग, यानी सचेत वर्ग का मतलब आपने टॉपिक के अंदर ही पढ़ा था, अग्रणीय रूप में दल। तो एक ऐसा राजनीतिक दल बनाया जाए, एक समाजवादी दल बनाया जाए, वो क्या किएगा, साम्यवादी जो दल होगा वो साम्यवादी दल ही क्या करेगा, आगे चल के राजनीतिक चेतना के रूप में, क्योंकि मजदूर तो अपने मजदूरी कर रहे हैं, उनमें इतने आत्मबोध ही नहीं होता, तो इसीलिए वो मजदूर यूनियन को, सभी मजदूर को एक करेगा और उनकी जो क्रांति नहीं हो पाती वो उनकी क्रांति के लिए कार्य करेगा। और ऐसा करने के बाद में तभी वास्तविक रूप से अगर हम देखें तभी क्रांति हो सकती है, तभी मजदूर वर्ग जागरूक हो सकता है और तभी मजदूर वर्ग अपने लिए संगठित भी हो पाएगा, अन्यथा कभी भी वो संगठित नहीं हो पाएगा।
इसके अंदर ये भी उन्होंने ऐड किया है, उन्होंने बताया कि भाई जो मजदूर वर्ग है वो उसे इस बारे में पता होना चाहिए कि भाई उसका जो शोषण है वो किया जा रहा है, और उसकी नज़र में शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए क्या किया जाए, साम्यवादी संगठन। देखो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए अंडरलाइन की गई है, आप भी पेपर में ठीक इसी तरीके से अंडरलाइन करना। साम्यवादी संगठन बनाना ज़रूरी है, परंतु लेनिन जानता है कि भाई जो रूस की जो सरकार है, यानी रूस के अंदर जो जारशाही का शासन है, वो ऐसे संगठन ना तो बनने देगी, और बन भी गए गलती से तो उन्हें वो कभी भी टिकने नहीं देगी। और ऐसे जो संगठन है वो कैसे काम कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड होकर ही काम कर सकते हैं, यहाँ पर भूमिगत तरीके से ही वो काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेनिन के समक्ष जो ये साम्यवादी जो ये संगठन बनाने की बात हुई, तो इसके अंदर दो समस्या थी। सबसे पहले रूस के मजदूरों के लिए राजनीतिक स्तर पर एक पूरे के पूरे संगठन बनाया जाए और सभी मजदूर उसकी बात भी बने, तो भैया कैसे बनाया जाएगा ये। दूसरा क्या है, उनके अंदर राजनीतिक चेतना जगानी होगी कि भाई आपका जो शोषण किया जा रहा है, आपको अपने शोषण के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा आपका शोषण कुछ इसी तरीके से होता रहेगा और हम गरीब और हमेशा दरिद्रता का जीवन जो है जीते आए, उसी तरीके से जीते हुए आएंगे। लेनिन ने यह भी तर्क दिया था कि भाई रूसी विचित्र जो, यानी वहाँ पर रूस में जो ये समाजवादी दल होगा, जो ये साम्यवादी दल होगा, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये मजदूरों के लिए क्या करेगा, अग्रणीय रूप से काम करेगा। भाई लेनिन के जो ये विचार थे, इस विचार को और आगे बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया स्टालिन ने। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर स्टालिन की फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये एक आगे चल के एक महान सोवियत संघ के क्या थे, एक शासक बने, जिन्होंने लेनिन के विचारों को और ज़्यादा आगे पहुंचाया या लेनिन के विचारों को और सुदृढ़ ढंग से लोगों को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि मजदूर के लिए अगर समाजवादी दल नहीं है तो इसका मतलब मजदूर क्या है, बिना सेनापति के सेना है। लेनिन ने न केवल रूस में साम्यवादी दल होने की बात कही, बल्कि उन्हें इस तथ्य पर भी जोर दिया कि भाई ऐसे दल बुरे समय में क्रांति और व्यवसाय के लिए, दोनों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। और इन्होंने ऐसा तभी बोला कि ऐसी सफल क्रांति मजदूरों की तभी हो सकती है जब उसके अंदर कोई संगठन हो उस देश में जो मजदूर वर्ग के लिए काम करे, क्योंकि मजदूर वर्ग के लिए हर एक जगह पर मजदूर कई बार संगठित तो हो जाते हैं, परंतु उनमें राष्ट्रीय चेतना या उनमें सही गुणों का विकास ना होने के कारण कई बार उनकी क्रांति जो है वो नहीं हो पाती। वास्तव में कार्ल मार्क्स जो है, उनकी जो विचारधारा थी कि भाई मजदूर क्रांति करेंगे, उससे ये एक कदम आगे थी। क्या थी, देखो मार्क्स की धारणा से थोड़े से ये हटकर रहे, आगे रहे। वास्तव में क्रांति लाने का काम मार्क्स ने मजदूरों को सौंपा था, परंतु लेनिन ने मजदूरों की अग्रणीय समस्या रही। अगर मजदूर क्या करेंगे, अगर हड़तालों में जाएंगे तो उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। दूसरी बात, अगर सारे के सारे मजदूर से सचेत नहीं होंगे, सारे के सारे मजदूर एक संगठित नहीं होंगे, तो सबकी मांगे अलग अलग होंगी और जिसकी वजह से आपसी मतभेद भी हो सकता है। लेकिन लेनिन की जो ये धारणा थी, इसको आगे चलकर पोलैंड की एक मार्क्सवादी महिला थी जिसका नाम था रोजा ल्यूक्समबर्ग, ये नाम था उनका। उन्होंने इसकी आलोचना भी करी थी। उन्होंने क्या की थी, इनकी आलोचना भी करी थी। थोड़ा अजीब सा नाम है, प्रोनाउंशिएट करने में मुझे आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनका क्या कहना था, उनका कहना था अगर ऐसा किया जाए कि भाई अगर हम लोग मजदूरों के लिए एक साम्यवादी दल का निर्माण कर दें, तो ये साम्यवादी दल उनके लिए पेरेंट्स की तरह, अभिभावक की तरह काम करेंगे, और जिससे भी आप सत्ता छीन रहे हो तो दोबारा मजदूरों के हाथों में सत्ता कहाँ रही है, ये सत्ता तो दोबारा आप किसी और को हस्तांतरित कर दे रहे हो, ये इनका कहना था। लेनिन जो है वो इसी बात की उनकी आलोचना की जाती है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि लेनिन के अग्रणीय सिद्धांत में मजदूरों से पहले आपने क्या किया, मजदूरों से पहले छीनकर उन्हें क्या कर दिया, शासन की जो बागडोर है वो क्या करती, किसी दूसरे के हाथ में सौंप दी। ये बात इन्होंने कही थी। इसके साथ साथ वह ये भी कहती है कि भाई दल की आवश्यकता तथा दल का जो नेतृत्व है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु इस तथ्य पे भी उन्होंने बल दिया कि भाई मजदूर जो है, अग्रणीय सिद्धांत मजदूरों की स्वतंत्रता होने का प्रयासों पर मंद कर देंगे। इसमें इन्होंने एक बात ये भी लास्ट में कही थी कि भाई जो भी मजदूर होंगे, अगर वो साम्यवादी शासन के अंतर्गत आ जाएंगे,
साम्यवादी दल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो भाई क्या करेंगे, कई बारी मजदूरों की स्वतंत्रता भी भंग हो सकती है, मजदूरों से ज़बरदस्ती भी कार्य करवाया जा सकता है, क्योंकि शासन कैसे भी हो आने वाले समय में वो हमेशा विसंगति हो जाती है। जब शासन के बागडोर कमज़ोर और ऐसे वर्ग के हाथ में जाती है जो सक्षम नहीं होता, तो ऐसे समय में मजदूर वर्ग का शोषण होने से कोई नहीं बचा सकता। सो गाइस, यही था आप लोगों के लिए वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ये नाम आप लोग ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और जैसे अगर आप कोई भी नाम लिखते हो तो पेपर में आप लोग इसको हल्का सा ऐसा अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे जो भी आपने आंसर लिखा है उसके अंदर अलग से ही हाईलाइट हो जाएगा, और इसकी अगर कोई भी बात है तो आप उसको ऐसे डॉट डाल के, आप ऐसे करके आप उसको दर्शा सकते हो, दो डॉट डाल के, जैसे इन्वर्टेड कोमा होता है, आप लोगों को पता ही होगा, तो आप इस तरीके से इसको डाल सकते हो। मुझे लगता है आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए गाइस, मिलता है आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।